तुम्हारा अन्नदाता। पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं शालिनी आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह आज भी हम कार्यक्रम में लेकर के आए हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आपके लिए आज के कार्यक्रम में। कपास में सफेद मक्खी के नुकसान और उसका नियंत्रण, बेबी कॉर्न और स्वीट कॉर्न की खेती पर सफल किसान की कहानी, कम अवधि वाली तिलहनी फसल तोरिया की खेती पर जानकारी, प्रदेश में आजकल कपास की फसल सफेद मक्खी के प्रकोप से अधिकतर पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है, जिसके कारण किसानों में काफी मायूसी है। कुछ ऐसे ही किसानों ने हमारे संवाददाता नवीन मल्होत्रा ने मुलाकात की और उनकी समस्याओं के बारे में जाना। विस्तार से उनकी समस्याओं और उनके निवारण के बारे में जानकारी लेते हैं अन्नदाता कार्यक्रम के इस अंश के माध्यम से। पिछले दिनों प्रदेश भर में कपास फसल पर सफेद मक्खी का प्रकोप होने से खेतों में खड़ी बढ़िया कपास की फसल बुरी तरह से बर्बाद हो गई, जिसके कारण किसानों में भारी निराशा छा गई। प्रदेश का किसान अभी गेहूं की फसल के खराब होने से नहीं उबर पाया था कि कपास की फसल को बुरी तरह से सफेद मक्खी की बीमारी लग गई। सारी कपास की फसल खा ली थी, किसी की तो जमीन नष्ट होगी, किसी का बचावा रह रहा जी। अब दवाई की स्प्रे करेंगे उससे नहीं कोई असर पड़ता है। दवाई भी नकली आ रही है, महंगे भाव की दवाई मिलती है। किसानों की इस दशा को देखते हुए सरकार ने इसे बड़ी गंभीरता से लेते हुए पूरे प्रदेश में कपास की फसल की गिरदावरी करवाने के आदेश जारी कर दिए, जिससे किसानों ने कुछ राहत की सांस ली। किसानों ने बातचीत के दौरान कहा कि कपास की फसल सफेद मक्खी के कारण खराब होने के कारण किसानों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा है और अब सरकार ने जो ये आदेश दिए हैं कि किसानों की जमीन फसलों की गिरदारी करके उनका नुकसान का मुआवजा दिया जाए, इससे किसानों को कुछ राहत मिल सकती है। पहले जो बहुत ज्यादा फसल बर्बाद हो चुकी है, किसानों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा है। कुछ किसानों को इस चीज का लाभ हुआ है और लेकिन कुछ को नहीं हुआ है। इस बार सरकार ने वास्तव में किसानों के दर्द को समझते हुए उनकी सुध ली है। सरकार के इस आदेश से किसानों को उम्मीद है कि सफेद मक्खी की बीमारी से नष्ट हुई कपास की फसल की सरकार कुछ न कुछ तो भरपाई करेगी, जिससे उन्हें मुआवजा मिलने से नुकसान में कुछ राहत मिलेगी। किसानों ने सरकार की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए कहा कि बेमौसमी बरसात के कारण खराब हुई फसल का भी सरकार ने उन्हें मुआवजा दिया था। किसानों ने कहा कि जिस तरह से उनकी फसलें बर्बाद हो रही हैं, ऐसे हालात में किसानों की हालत काफी दयनीय हो रही है। किसान कर्ज के बोझ के नीचे दबता जा रहा है। मच्छर जैसी दिखने वाली सफेद मक्खी का जीवन काल केवल 20 से 22 दिनों का होता है। सफेद मक्खी अंडा बनने के बाद 4 दिन में निम्स निकल आता है और 11वें दिन में वह प्यूपा बन जाता है।
और प्यूपा में से 5वें दिन में युवा सफेद मक्खी बन जाती है और 48 घंटे में ये मक्खी अपने 70% अंडे दे देती है। सफेद मक्खी पत्तों के नीचे चिपके रहती है। ये लगातार अपने शरीर से चिपचिपा पदार्थ निकालती रहती है। इससे फंगस पत्तों में फैल जाता है और पत्तों पर कालापन छा जाता है। इससे पौधा अपना भोजन नहीं बना पाता है और पौधा पूरे रूप से नष्ट हो जाता है। कीट विशेषज्ञों का कहना है कि किसानों को सफेद मक्खी से निजात पाने के लिए नीम से बने कीटनाशक का प्रयोग करें। पहले छिड़काव के 5 दिन बाद फिर से स्प्रे करना चाहिए, क्योंकि 5 दिन में प्यूपा से फिर से प्रौढ़ मक्खी निकल आती है। किसानों को कीटनाशक का छिड़काव करते समय एक पौधे पर करीब 2.5 लीटर पानी का प्रयोग करना चाहिए, ताकि प्रत्येक पत्ते पर कीटनाशक नीचे तक जा सके। यदि नीम की दवा के बाद भी खेत में सफेद मक्खी दिखाई दे तो डाइमेथोएट का इस्तेमाल कर सकते हैं। सफेद मक्खी का प्रकोप वर्तमान समय में बुआई लेट हुई फसल, कम खाद और कम पानी वाली कपास की पैदावार पर देखने को मिल रहा है। सफेद मक्खी की शुरुआत पौधे के जमीन से निकलने के बाद हो जाती है। सफेद मक्खी के लिए 3 परजीवी हैं, इसलिए किसानों को नीम की कीटनाशक करने की सलाह दी जाती है, ताकि सफेद मक्खी से निजात मिल सके और उसके परजीवी भी मरे। कीट विशेषज्ञों का कहना है कि इस बार अनुमान है कि बारिश कम होगी, ऐसे में सफेद मक्खी का प्रकोप काफी देखने को मिलेगा। किसान भाइयों से बार बार कहा जा रहा है कि सफेद मक्खी से बचने के लिए महंगी दवाओं के स्थान पर केवल नीम पर आधारित दवाओं का ही प्रयोग करें। महंगी दवाओं से सफेद मक्खी पर नियंत्रण नहीं पाया जा सकता। केवल नीम की ही दवा का हफ्ते में 2 बार प्रयोग करके ही सफेद मक्खी से बचा जा सकता है। प्रकोप ज्यादा हो तो थायोमिथाक्साम 100 ग्राम प्रति हेक्टेयर और इमिडाक्लोपिड 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर छिड़काव करें। हमारे देश में जहां खेती को आजकल घाटे का सौदा मानकर बहुत से किसान मजबूर होकर आत्महत्या कर लेते हैं, वहीं हरियाणा राज्य के जिला सोनीपत के अटेरना गांव के एक छोटे से किसान कमल सिंह ने बेबी कॉर्न और स्वीट कॉर्न की खेती करके अपनी आय लाखों रुपए कर ली है। और आज कमल सिंह की पहचान देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी हो रही है। तो आइए जानते हैं उनके एक सफलता के राज के बारे में उन्हीं से। सोनीपत के अटेरेना गांव निवासी कमल सिंह चौहान के पास महज 3 एकड़ जमीन है और उसी जमीन में खेती कर कमल सिंह चौहान लाखों रुपए महीना कमाते हैं। 52 साल के कमल सिंह ने 1995 में LLB किया था, लेकिन वकालत का पेशा न अपनाकर उन्होंने खेती बाड़ी शुरू कर दी। 1997 में कमल सिंह ने बेबी कॉर्न की खेती करना शुरू किया, जिससे उन्हें अच्छी खासी आमदनी होने लगी और इसी से पैसा कमाकर उन्होंने स्वीट कॉर्न की खेती भी शुरू कर दी। कमल सिंह चौहान अब करीब 2 लाख रुपए महीना कमाते हैं। विदेशों से भी हर साल किसान उनके यहाँ बेबी कॉर्न और स्वीट कॉर्न की खेती की जानकारी लेने के लिए आते रहते हैं। 1997 में मैंने बेबी कॉर्न की खेती यहाँ शुरू की थी। शुरू में 1-2 साल तक मैं अकेला करता रहा। उसके बाद मेरे पड़ोसी किसानों ने बेबी कॉर्न की खेती शुरू कर दी और फिर इस खेती को सारे गांव ने अपना लिया। इस खेती से जो किसानों को फ़ायदा होया हमारे गांव में, मुख्यतः जो किसान चारे के लिए ज्वार बोते थे तो उनको सारा साल हरा चारा मिल जाता है, क्योंकि बेबी कॉर्न का जो हरा चारा निकलता है वो पशुओं के लिए बहुत ही बढ़िया चारा है। और आम गुठलियों के दाम वाली बात है कि चारा मिल रहा है और साथ में जो बेबी कॉर्न निकाल के मंडी भेजते हैं उससे किसानों को अच्छी आमदनी होती है।
इस बेबीकॉर्न की खेती में जो खर्चा है वो लगभग 10,000 के बराबर है, 10,000 रुपये प्रति एकड़ होता है। और आमदनी जो है वो 30,000 से 1 लाख रुपए तक की बेबीकॉर्न हम जो है एक फसल पे बेच सकते हैं और एक साल में इसकी 3 फसल ली जा सकती है। तो इससे एवरेज जो फायदा है किसान को वो प्रति एकड़ 1 लाख रुपए का प्रति वर्ष हो जाता है। कमल सिंह बताते हैं कि उनके बाद गांव के कई किसानों ने बेबी कॉर्न और स्वीट कॉर्न उगाने की शुरुआत की। साल में 3 बार बेबी कॉर्न की फसल को उगाया जाता है, जिससे सारा खर्च निकलने के बाद भी किसान 1 लाख से ज्यादा की आमदनी कर लेता है। किसान अपनी फसल को दिल्ली की मंडी में बेचकर अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। मैं अटेरना गांव का किसान हूँ। हमारे यहाँ बेबीकॉर्न की खेती होती है। कंवल सिंह प्रधान ने स्टार्टिंग करी थी, हमारे गांव में कंवल सिंह प्रधान लाए थे। इसमें इनकम जी हम 1-1.5 लाख रुपए एकड़ में सारा खर्चा काट के बचा दे 1 साल में। और हम अपने बच्चों की पहले भला शादी में भी दिक्कत पड़े थी, अब बहुत अच्छी था शादी, एकड़ वाला भी शादी बढ़िया कर देता है इस बेबीकॉर्न के। उससे हमारे गांव में बहुत मुनाफा है। तकरीबन सब किसाने करने लगे बेबीकॉर्न, और सब्जी को कम करते बेबीकॉर्न ही ज्यादा करते। कमल सिंह किसान ने गांव में ही बेबी कॉर्न और स्वीट कॉर्न की प्रोसेसिंग कर उसकी पैकिंग फैक्ट्री भी लगा ली है। अगर किसान को उसकी फसल के दाम मार्केट में अच्छे ना मिले तो उसकी पैकिंग कर बेचा जाए, जिससे किसानों की मार्केट जाने की दिक्कत भी खत्म हो जाती है। चाहूँगा कि यहाँ के किसानों को एक बहुत बड़ा फायदा ये है कि यहाँ से आज़ादपुर सब्जी मंडी केवल मात्र 25 किलोमीटर दूर है। किसान अपनी बेबीकॉर्न को मंडी ले जाते हैं और कई बार मंडी में सस्ता हो जाता है या नहीं बिकती, तो हमने इनका प्रोसेस प्लांट लगाया हुआ है। हमने किसानों की यहाँ कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई हुई है, जिसमें 150 के लगभग किसान उसके सदस्य है और सोसाइटी ने अपना प्रोसेस प्लांट लगाया हुआ है। और सभी किसानों को मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जैसे बेबीकॉर्न का 50 रुपये प्रति किलो मिनिमम रेट दिया हुआ है। किसान मंडी बेचते हैं, मंडी में अच्छा भाव मिलता है, 60 रुपये से यदि 250 रुपये किलो तक का भाव मिलता है तो किसान मंडी बेचते हैं। और यदि 60 रुपये से नीचे आ जाता है तो किसान जो है अपनी प्रोसेस यूनिट को 50 रुपये किलो में बेचते हैं। मंडी में चाहे 10 रुपये किलो हो या 20 रुपये किलो हो, तो भी किसानों का यहाँ 50 रुपये किलो में बेबीकॉर्न लिया जाता है। और इस बेबीकॉर्न को प्रोसेस करते हैं, डब्बा बंद करके पूरे देश की मार्केट में हमारी समिति यहाँ से भेजती है। 2003 में मुझे राज्य सरकार ने उपायुक्त सोनीपत ने सम्मानित किया, जिला लेवल का पुरस्कार दिया। उसके बाद तो कई पुरस्कार दिए, जैसे 2007 में स्टेट लेवल का पुरस्कार मिला, 2009 में IRI पूसा ने अवार्ड दिया, 2010 में भी दिया और 2012 में हरियाणा के मुख्यमंत्री जी ने दिया। प्रगतिशील किसान के तौर पर कमल सिंह को साल 2003 में देवीलाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया और 2011 में उन्हें IG रंगा पुरस्कार से सम्मानित किया गया और 1 लाख रुपए की राशि दी गई। वहीं साल 2013 में गुजरात के मुख्यमंत्री और आज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हें 51,000 की राशि से सम्मानित कर चुके हैं। हाल ही में 24 फरवरी को देश के कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने उन्हें कृषि सम्राट सम्मान से नवाजा और 2,11,000 की राशि दी। कमल सिंह कहते हैं कि किसान मेहनत के साथ सरकार द्वारा दी जाने वाली किसान हितैषी योजनाओं का लाभ उठाए तो खेती से अच्छी कमाई हो सकती है। तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे और कार्यक्रम में आगे आपको देंगे बहुत सी लाभकारी जानकारियां। बने रहिए हमारे साथ। कला, कल्चर, कुर्सी, कुदरत, थोड़ा और करीब चलिए, महसूस करिए अपना हिमाचल हमारे साथ।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। प्रदेश के कई क्षेत्रों में सूखे की स्थिति थी, जिसके चलते बहुत से किसानों ने धान की रोपाई कम क्षेत्रफल पर ही की है। साथ ही अगर किसी अन्य कारणों से आपके खेत खाली पड़े रह गए हैं तो आप कम अवधि वाली फसल तोरिया की खेती करके अच्छी आय ले सकते हैं। तो अधिक उपज के लिए तोरिया की खेती करते समय कौन कौन सी बातों का ख्याल रखें, आइए जानते हैं एक कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर जेपी सिंह से। तोरिया एक ऐसी फसल है जिसको खरीफ और रबी की ऋतुओं के बीच में कैच क्रॉप के रूप में उगाया जा सकता है। इसका प्रमुख लाभ ये है कि वर्तमान समय की जो हमारी परिस्थितियां हैं, जैसे बारिश का कम होना, अगर किसी किसान भाई का खेत खाली रह गया हो जिसमें धान की रोपाई न हो पाई हो, उसमें भी आप तोरिया की खेती करके समय अनुसार विलंबतम कंडीशन में भी आप रबी की दूसरी अन्य फसलों की बुआई कर सकते हैं। तो सितंबर के महीने में बुआई का सबसे उपयुक्त समय तोरिया फसल की होती है। जब हम उर्वरक की बात करते हैं तो अगर हमारा क्षेत्रफल सिंचित है, इसमें 50 किलो नाइट्रोजन, 30 किलो फास्फोरस और 30 किलो पोटास की बात की जाती है। और अगर हमारा सिंचित क्षेत्रफल है, ऐसे समय में हम 80 से 100 किलोग्राम नाइट्रोजन, 50 किलोग्राम फास्फोरस और 50 किलोग्राम पोटास की बात करते हैं। ये पूरे फसल के दौरान इतना ही उर्वरक की मात्रा तत्व के रूप में हम प्रयोग करते हैं। किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि अगर सिंगल सुपर फास्फेट का हम प्रयोग करें तो चूँकि तोरिया तिलहनी फसल है, सिंगल सुपर फास्फेट में 12% गंधक पाया जाता है, इसलिए अलग से गंधक देने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि गंधक तत्व तेल की मात्रा को बढ़ाता है। तो इसलिए तेल की मात्रा को बढ़ाने हेतु अगर सिंगल सुपर फास्फेट का प्रयोग हमारे किसान भाई करते हैं तो गंधक की अलग से आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर सिंगल सुपर फास्फेट के माध्यम से हम रासायनिक तत्व नहीं दे पा रहे हैं तो 25 से 30 किलोग्राम सल्फर प्रति हेक्टेयर खेत की तैयारी के समय ही अवश्य देना चाहिए। इसके लिए उपयुक्त प्रजातियों की अगर हम बात करें तो टाइप 9, भवानी, PT 303, PT 30, PT 509, इन प्रजातियों के अलावा नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कुमारगंज फैजाबाद के द्वारा एक राई में प्रजाति निकाली गई है जिसका नाम है नरेंद्र अगेती राई 4। ये प्रजाति 100 से 105 दिन में पककर तैयार हो जाती है। इस प्रजाति को किसान भाई सितंबर महीने से लेकर के और विलंबतम कंडीशन में जब हम सरसों की बुआई करते हैं उस समय तक हम बुआई कर सकते हैं। इसके लिए बीज दर की अगर हम बात करें तो बीज दर 4 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से बीज दर होता है। जब हम बीज को शोधित नहीं करते हैं तो तरह तरह की बीमारियां, चाहे वो बीज जनित बीमारियां हो या भूमि जनित बीमारियां हो या जो हमारे वातावरण से बीमारियां फैलती हैं, उनका प्रकोप अधिक होता है। किसान भाइयों को चाहिए कि बीज को शोधित करके ही बोएं। इसके लिए थीरम की 2.5 ग्राम मात्रा प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से हम प्रयोग करते हैं। मेटालेक्सिल से अगर हम बीज का शोधन करते हैं तो गेरुई और तुलासिता रोग लगने की संभावना कम होती है। इस 4 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर को हम लाइन के द्वारा या हम किसी मल्टी क्रॉप सीड्रिल के द्वारा 30 सेंटीमीटर लाइन से लाइन की दूरी तथा 10 से 15 सेंटीमीटर पौध से पौध की दूरी रखते हैं। जब सिंचाई की हम बात करते हैं तो तोरिया फसल में हम पहली सिंचाई 30 से 35 दिन पे करते हैं। इस दौरान इसके पहले ही हम 15 से 20 दिन पे पौधों का विरलीकरण कर लेते हैं। जहां पौधे अगर किसान भाई छिटकवा विधि से तोरिया की बुआई किए हुए हैं तो पौधों का
का बिरलीकरण 30 सेंटीमीटर लाइन से लाइन की दूरी तथा 10 से 15 सेंटीमीटर पौध से पौध की दूरी रखना आवश्यक है। इससे उत्पादन हमारा अच्छा होता है। जहाँ तक इसके रोग और कीटों की बात है तो रोग और कीट में जो दो मुख्य रूप से सफ़ेद गेरुई तथा तुलासिता रोग इसमें लगते हैं। इनके लिए अगर बीज का शोधन समयानुसार और उचित रसायन से किया हुआ है तो इन रोगों के आने की संभावना नहीं रहती है। लेकिन फिर भी अगर खेतों में इसका प्रकोप दिख रहा हो तो किसान भाइयों को चाहिए कि रीडोमिल अथवा डाइथेन Z78 की 2 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें, जिससे इन रोगों से छुटकारा पाया जा सकता है। कीट में तुरिया की फसल में सफ़ेद मक्खी, जो आरा मक्खी तथा माहू की समस्या देखने को मिलती है। इन कीड़ों के नियंत्रण हेतु डाइमेथोएट या क्यूनाल्फास की 1.5 लीटर मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करने से इन सभी प्रकार के कीटों से छुटकारा पाया जा सकता है। आगे और भी हैं कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे। एक और कमर्शियल ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। बात हरियाणा की, न्याणा की, स्याणा की, गांव की हो या शहर की, मंत्री की हो या संतरी की, हर छोटी बड़ी खबर देखिए आपकी अपनी बोली में। देखिए मारी बोली मारी खबर हर रोज शाम 6 बजे। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है और चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से एक या फिर 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। ग्रीन हाउस के अंदर हमने जहाँ फील्ड में जाते हैं जो समस्या आती है वो जनरली ग्रीन हाउस में आती है कीड़े और बीमारियों की। इसमें जो जनरली कीड़े लगते हैं वो है रस चूसक कीड़े, जिनमें है सफ़ेद मक्खी, जैसिड और एफिड और माइट। ये 3-4 इंसेक्ट है जिनकी समस्या ग्रीन हाउस के अंदर ज़्यादा रहती है। तो ये जो रस चूसक कीड़े होते हैं पत्तियों का रस चूसते हैं, जो नई पत्तियां निकलती हैं उनका रस चूसते हैं और पत्तियां टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। तो इसकी रोकथाम के लिए यदि इस तरह के आपको सिम्टम्स दिखाई दें शिमला मिर्च के ऊपर, तो मिथाइल डिमेटोन 1 ml प्रति लीटर के हिसाब से, मेलाथियोन 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से और एसिटामिप्रिड 3 लीटर पानी में 1 ml दवाई के हिसाब से 10-15 दिन में बदल बदल कर इन दवाइयों का जो ऊपर मैंने बताई हैं उनका स्प्रे करना चाहिए। दूसरा, कीड़ा लगता है इसमें फ्रूट बोरर की कभी कभी समस्या जाती है, जो फली छेदक के नाम से अपन उनको फली छेदक कह सकते हैं। इसकी भी समस्या जब फल मैच्योर होने की अवस्था में आता है तब देखने को मिल जाता है। तो इस कीड़े का निदान के लिए मेलाथियोन नामक दवाई का 1 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से 10-15 दिन में स्प्रे करते रहना चाहिए। यदि अपन माइट की बात करते हैं तो माइट की समस्या भी ग्रीन हाउस के अंदर काफ़ी देखने को मिलती है। इसके भी सिम्टम्स, जो पत्तियां होती है उनका कलर है जो डिस्कलरेशन हो जाता है, पत्तियां मुड़ने लग जाती है। तो इसके निदान के लिए मैं किसान भाइयों को सलाह देना चाहूँगा कि प्रोपरजाइट नामक दवा का
1 ml प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर 10-15 दिन के इंटरवल से स्प्रे करना चाहिए। अब अपन रोगों के बारे में बात करें तो उसमें है एंथ्रेक्नोज और मोजेक, जो जनरली ग्रीन हाउस में देखने को मिलती है। एंथ्रेक्नोज में क्या होता है, जो शुरुआती जो इसके लक्षण है वो पत्तियाँ ब्लैक पड़ जाती है, ब्लैक या पीले कलर की पड़ जाती है और ऊपर से नीचे की तरफ पत्तियाँ सूखने लग जाती है। दूसरा, जब मैच्योर अवस्था में आती है, फल बड़ा होता है, उस टाइम पे फल के ऊपर ब्लैक और पीले कलर के धब्बे आपको दिखाई देंगे। यदि इस तरह के लक्षण आपको फलों पर दिखाई देता है तो डाइथेन M45 0.2%, बावस्टीन 0.1% अथवा कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 0.25% के घोल को बदल कर 10-15 दिन के अंतराल पर स्प्रे करना चाहिए। इस तरह का यदि आप स्प्रे टाइम टू टाइम करते रहे तो इस तरह की कोई समस्या आपको शिमला मिर्च में नहीं दिखाई देगी। दूसरी जो रोग है उसकी चर्चा करें तो वो है मोजेक। मोजेक की समस्या भी खूब देखने को मिलती है। तो उसमें क्या होता है, इसके जो लक्षण है, नई पत्तियाँ आती है, उनके गुच्छे बन जाते हैं और फल भी उनकी आकृति ऐसी टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है और पौधे उत्पादन बहुत कम दे पाते हैं। क्योंकि ये जो रोग है मोजेक है वो सफ़ेद मक्खी के कारण एक पौधे से दूसरे पौधे पर ट्रांसमिट होता है। तो सबसे पहले अपन जो रोग को फैलाने वाली जो जड़ है, जो कीड़ा है, उसको यदि अपन नियंत्रण कर लेते हैं तो इस रोग की समस्या काफ़ी हद तक कंट्रोल की जा सकती है। तो इस कीड़े को रोकथाम के लिए एसिटामिप्रिड नामक एक दवाई है, उसका 3 लीटर पानी में 1 ml का घोल बनाकर स्प्रे करें। या दूसरी इमिडाक्लोप्रिड है, उसका भी 3 लीटर पानी में 1 ml दवाई का घोल बनाकर स्प्रे करने से इस बीमारी से काफ़ी हद तक निजात पाया जा सकता है। ग्रीन हाउस की खेती करते समय यदि थोड़ा भी अपन ध्यान रखें तो काफ़ी हद तक इन बीमारियों से निजात मिल सकता है। जिसमें सबसे मेन चीज़ है, एक तो उपचारित बीज ही बोएं। जो नर्सरी आप जहाँ तैयार कर रहे हो उसको, उस जगह को अच्छी तरह से क्लीनिंग और उसको डिसइंफेक्ट करके ही का नर्सरी लगानी चाहिए। तीसरी चीज़ें हैं, यदि अपन ग्रीन हाउस में ट्रांसप्लांट कर रहे हैं तो ट्रांसप्लांट करने के बाद में जो नेट लगा हुआ है पीछे, जो उसको भी समय समय पर खोलें जिससे ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर का उसमें मेंटेन रहें। दूसरा, जो अपना मेन गेट है उसको यदि खोलने की ज़रूरत पड़ती है, जब एंट्री करते हैं तो उसको तुरंत बंद कर देना चाहिए, क्योंकि डिजीज और कीड़े वगैरह है जो उड़कर अंदर नहीं जाएं। और आइए अब देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। घर के आसपास सुंदरता बढ़ाने हेतु पौधों का चुनाव और उनका महत्व। अधिक उत्पादन हेतु बैगन की फसल में किए जाने वाले जरूरी कार्य। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ETV, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल ID है annadaata@hp@etv.co.in। इसके अलावा आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010084599 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। तो फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर से इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और जरूरी बातों के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं ETV न्यूज हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, खबर ही जीवन है।